हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है अकॉर्डिंग टू कानपुर सेकंड पेपर है शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर आप लखनऊ से देख रहे हैं, अगर आप प्रयागराज से देख रहे हैं तो ये आपका पेपर फर्स्ट में ही आएगा, है ना। जो पेपर फर्स्ट है आपका दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ये उसी में इंक्लूड रहेगा ये चैप्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर ये आपका सेकंड पेपर है जिसका चैप्टर नंबर ये 4 रहेगा आपका। डियर फ्रेंड, आपको बताते चले अकॉर्डिंग टू कानपुर प्रॉपर तरीके से अगर बात करें तो पेपर सेकंड है आपका शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके 3 चैप्टर पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। और ये ऐसा कंटेंट है कि आप एक बार अगर पढ़ लेंगे, एक बार वीडियोस को देख लेंगे तो दोबारा आपको एग्जाम तक बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये नवीन सामाजिक व्यवस्था इससे जस्ट बिफोर हमने पढ़ाया है, इससे जस्ट पहले पढ़ाया है इस क्लास से। चैप्टर 3 था हमारा, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे भारत में सामाजिक विविधता, धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति, जनजाति के संदर्भ में हम सभी में सामाजिक विविधता पाई जाती है। एक तरीके से अंतर पाया जाता है। धर्म के बेस पे अगर बात करें तब भी हम सब में अंतर है, संस्कृति के आधार पर भी अंतर है, भाषा के आधार पर भी अंतर है ना। हर कुछ दूरी पर कुछ अलग ही भाषा देखने को मिल जाती है हमारे भारत में। जाति के बेस पे, जाति के आधार पर भी विविधता है। तो ये पूरी जो आज कहानी है पूरी हम समझेंगे। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे जो विभिन्नताएं हैं, क्षेत्र के स्तर पर जो भिन्नता है, और बहुत ही कम शब्दों में। यही कंटेंट अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे, मॉडल पेपर में पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बोरिंग सा फील होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूरे जो है कि एक इंटरेस्ट के साथ, आपको पूरी लगन के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। और अगर आप हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं, जो नोट्स होते हैं हमारे, ये इनकी कुछ फीस आपको पे करनी होती है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, 9628182649। अगर आप लेना चाहें नोट्स तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। लखनऊ कानपुर से देख रहे हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हमारे नोट्स प्रॉपर तरीके से लखनऊ और कानपुर के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। देखिए, भारत में सामाजिक विविधता, जिसको क्या कहते हैं, सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, विद स्पेशल रिफरेंस टू रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट एंड ट्राइब। ठीक है, धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति के संदर्भ में। देखिएगा, हमारी संपूर्ण प्रकृति तमाम विविधताओं से भरी पड़ी है। हमारी संपूर्ण जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, उसमें तमाम यानी कि लॉट ऑफ, बहुत सारी विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, स्थलाकृतियां हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं झरने हैं। तो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। आदि के रूप में यह विविधता ही, प्रकृति का सौंदर्य ही हमारा समाज में भिन्न भिन्न रूप, रंग, क्षमता, प्रकृति, भाषा, वेशभूषा यानी कि पहनावा, खान पान, आचार व्यवहार, आस्था, मान्यता, धर्म संप्रदाय आदि से संबंधित विविध व्यक्तियों और समुदायों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, स्थलाकृतियां हैं, आदि के रूप में विविधता ही प्रकृति का सौंदर्य है। और यही हमारा समाज में अलग अलग प्रकार के रूप, रंग, क्षमता, प्रकृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान, आचार व्यवहार, आस्था, मान्यता, धर्म संप्रदाय, इन सबसे संबंधित विविध व्यक्तियों का, समुदायों का समूह है। यही विविधता हमारे समाज की क्या है, खूबसूरती है। यही विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है। हमारे समाज में विद्यमान विभिन्न समुदायों और लोगों की क्षमताएं और खासियत सबकी अलग अलग हैं। सबका रूप रंग अलग है, सबकी क्षमता अलग है। किसी की इतनी क्षमता है कि वो बहुत जल्दी पढ़ लेता है, याद कर लेता है। किसी की क्षमता 4 बार को पढ़ता है फिर भी नहीं याद होता है। सबकी प्रकृति अलग है, सबकी वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए यही हमारी सुंदरता है, यही क्या है, विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी एट इंडिविजुअल लेवल, यानी कि व्यक्तिक स्तर पर जो विविधता होती है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत आराम से जो है क्लास को अटेंड कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा। व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, व्यक्तिगत का मतलब हो गया जैसे पर्सनली हम और आप,
है ना। हम आप हर एक चीज में अलग हैं भाई, मेरे सोचने समझने की क्षमता अलग है, आपके सोचने समझने की क्षमता अलग है। हो सकता है आप प्रतिभाशाली हो, हम जनरल में आते हो, हम सामान्य हो, है ना। आप कोई चीज किसी भी चीज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मैं उसी चीज को पॉजिटिव देख सकता हूं, आप नेगेटिव देख सकते हैं, आप पॉजिटिव देख सकते हैं, मैं नेगेटिव देख सकता हूं। हर एक चीज में अंतर होता है, सोचने समझने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। विविधता का संप्रदाय स्वीकृति व सम्मान से जुड़ा है। किससे? इस जो है कि व्यक्तिगत स्तर पर विविधता का संप्रदाय स्वीकृति और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। इसका तो ठीक है, हर व्यक्ति अलौकिक यूनिक होता है। हम सब क्या है? यूनिक हैं। हो सकता है जो कैपेसिटी मेरे अंदर हो वो आपके अंदर ना हो, जो आप कर सकते हैं वो मैं ना कर पाऊं, है ना। हम सब अलग हैं, यूनिक हैं। व्यक्तिगत विभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इस चीज का सम्मान भी किया जाना चाहिए, है ना। यह व्यक्तिगत भेद जाति, लिंग, संस्कृति, लैंगिक उन्मुखीकरण, सामाजिक आर्थिक स्तर, आयु, शारीरिक योग्यताएं, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास या अन्य आदर्शों पर भी निर्भर होते हैं। ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, जाति के बेस पे, जाति के आधार पर भिन्नताएं होती हैं। आपकी जाति अलग है, हमारी जाति अलग है। लिंग, है ना, गर्ल्स बॉयज, संस्कृति सबकी अलग अलग होती है। लैंगिक उन्मुखीकरण, सामाजिक आर्थिक स्तर अलग अलग होता है। ठीक है भाई, जो लोग ऊंचे लेवल के हैं, जो अमीर हैं, उनका जो सामाजिक आर्थिक स्तर होगा वो ऊंचे लेवल का होगा। जो गरीब लोग हैं उनका थोड़ा डाउन लेवल का होता है। आयु के आधार पर भी भिन्नता होती है। शारीरिक योग्यताएं, कोई बहुत ज्यादा वेट उठा सकता है, कोई कम वेट उठा सकता है। ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास भी अलग अलग होते हैं या अन्य आदर्शों पर भी निर्भर होते हैं। ये सबकी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। अतः हमें एक दूसरे में निहित योग्यताओं और कमजोरियों को समझते हुए सभी को स्वीकार करना चाहिए तथा सबको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि आप इस चीज को नेगेटिव देख रहे हैं, हम पॉजिटिव देख रहे हैं, हमारे हिसाब से सही है, आपके हिसाब से गलत है, तो मतभेद नहीं। अरे ये तो सबका अपना अपना नजरिया है। जैसे यहाँ पे राजनीतिक विश्वास की अगर बात की जाए, कोई कहता है बीजेपी बहुत अच्छी है, कोई कहता है बीजेपी बहुत खराब है, कोई कहता है सपा बहुत अच्छी है। तो ये सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अलग अलग नजरिया है देखने का। ठीक है, हर सब बच्चे हैं, ठीक है, कोई खराब नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और सांस्थानिक विभेद पूर्वाग्रहों को जन्म देते हैं, जिससे दूसरों का अहित होता है, दूसरों का नुकसान होता है। अतः हमें इन विभेदों से परे एक दूसरे से मेल जोल बनाए रखना चाहिए ताकि हम हर तरह के विभेदों को समाप्त कर पाएं। हमें सभी से मेल जोल बना करके रखना चाहिए, किसी से मतभेद नहीं रखना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हो गई कि हम सब में अलग अलग, ये इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, व्यक्तिगत स्तर पर विविधता हो गई, पर्सनली हो गई। ठीक है, इसको आप समझ ले। हमारे शरीर के आधार पर हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, हम एक दूसरे से देखने में अलग हैं, सबका रूप रंग अलग है और सबका बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता सबकी अलग अलग है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ रीजन। देखिएगा डियर फ्रेंड, क्षेत्रीय या भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विविधताएं व्याप्त हैं। क्षेत्रीय या भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विविधताएं व्याप्त हैं। इसमें 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण में सपाट मैदान तक क्षेत्रीय स्तर पर बात हो रही है। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विविधताएं व्याप्त हैं। इसमें क्या है, जहां 8000 मीटर की ऊंचाई है, इस हिमालय है, और कहीं कहीं सपाट मैदान है, खाई है ना। तो ये क्या है, भौगोलिक दृष्टि से भिन्नता है। भूमि क्षेत्र के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे द्वीप हो गए, उष्णकटिबंधीय वन हो गए, गर्म रेगिस्तान हो गया, ऊंचे रेगिस्तान, बड़े डेल्टा, ये सभी भूमि के क्षेत्र हैं। ठीक है, कहीं कहीं वन है, हरे भरे जंगल खड़े हैं, तो कहीं तपता रेगिस्तान है। ठीक है, कहीं पर्वत है, कहीं खाई है। इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, दक्षिण का पठार है, राजस्थान का मरुस्थल है, तो गंगा सिंधु का मैदान और समुद्र का तटीय मैदान भी है। यानी कि हमारे भारत में कितनी ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कितनी ही विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर भी कितनी विविधता है, भूमि के आधार पर, जमीन के आधार पर कितनी विभिन्नता है।
विविधता है, इसी कारण यहाँ जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु यहाँ के निवासी अपने में अलग रहते हुए भी एकता का अनुभव करते रहे हैं। जब किसी भी बाह्य संस्कृतियों से संपर्क और युद्ध का मौका आया है, तब देश के निवासियों ने अपने आप को सदैव एक समझा है। हम सब में भले ही कितनी भी भिन्नताएं विविधताएं रही हो, लेकिन अगर कोई बाह्य संस्कृति, कोई विदेशी हम पर आक्रमण करता है तो हम सब एक हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में व्याप्त ये भौगोलिक एकता प्राचीन काल से भारतीयों में अपने देश के प्रति अनुभूति से जुड़ी हुई है। ठीक है, मातृभूमि मातृ देवी के रूप में पूजनीय रही है। हिंदुओं की सांस्कृतिक परंपराओं में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, और प्रत्येक धार्मिक पूजा करने वाला व्यक्ति भरतखंडे, जम्बू द्वीपे आदि से अपना नाम और गोत्र लेकर के पूजा प्रारंभ करता है, यानी कि वो ये घोषणा करता है कि मैं जम्बू द्वीप में भारतवर्ष का निवासी अमुक नाम का व्यक्ति ये संस्कार संपन्न कर रहा हूं, है ना। तो इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातःकालीन पूजा में 5 पवित्र नदियों के नाम लिए जाते हैं, सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। रामायण में भी भगवान राम ने कहा है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ठीक है, तो ये सारी भिन्नताएं हमारे होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपने समझा क्षेत्र के आधार पर। अब देखिएगा भाषागत विविधता को समझते हैं। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अगर भाषा ना होती तो हम एक दूसरे को कैसे अपनी बात समझा रहे होते। ये सबसे पावरफुल मीडियम है ना, अपनी बात को पहुंचाने का, कन्वर्सेशन करने का, बातचीत करने का, अपने भाव प्रकट करने का। प्राकृतिक विभिन्नता के कारण इस देश में प्रायः अक्सर 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। 10 मील चलिए तो बोली में अंतर मिलेगा, है ना, भाषा में अंतर आ जाएगा। ठीक है, जबकि देश एक है, अनेकता में एकता है यहाँ पे, है ना। तो सन 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती थी। 1991 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 1652 भाषाएं बोली जाती थी। वैसे भारतीय संविधान में केवल 15 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 भाषाओं को 1992 में मान्यता दी गई और इन 18 भाषाओं का प्रयोग केवल सरकारी कार्य में किया जाता है। वर्तमान में तो 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है, जो कि आप सभी को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं जिनका कुछ ना कुछ साहित्य है, जैसे हिंदी में अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, हांडौती, मगही, है ना, मालवी, निमाड़ी, पहाड़ी, राजस्थानी भाषाएं और अनेक बोलियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार हमारे देश और समाज में भाषागत विविधता भी बहुत है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषागत विविधता भी ऊंचे लेवल की है। हर 10 मील पर भाषा में परिवर्तन पाया जाता है। ये भाषागत विविधता हो गई। अब हम बात करेंगे धार्मिक विविधता की। किसकी बात करेंगे? धार्मिक विविधता, रिलीजन डाइवर्सिटी। भारतीय समाज और जनजीवन में धार्मिक विविधता भी बहुत है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी भारत में रहते हैं। अलग अलग धर्मों के जो अनुयायी हैं, प्रमुख धर्मों के अनुयायी भारत में रहते हैं और अपनी धार्मिक विशेषताओं को कायम करने का प्रयास भी करते हैं। इसी कारण यह समाज धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। धर्म के आधार पर कितनी विविधता है इसको समझते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए हैं। 1991 में जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग भारत में 7 धर्म माने गए हैं। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म। ठीक है, हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म आदि के लोग अपनी संस्कृति के साथ रहते हुए एक मिली जुली धार्मिक बहुसंस्कृति दिखाते हैं, जो भारत की मुख्य विशेषता है। धर्म अलग अलग है लेकिन उसके बाद भी जो है एकता दिखाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या अन्य धर्मों को मानने वालों की तुलना में अधिक है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की आराधना, धार्मिक उत्सव, दान, यज्ञ, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि का विशेष महत्व होता है। ठीक है, चलिए। और भारतीय मुसलमान 2 संप्रदाय में बटे हुए हैं। भारतीय जो मुसलमान हैं वो, जैसे कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू में तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है ना, आराधना की जाती है, धार्मिक उत्सव होते हैं, दान, यज्ञ, व्रत, तीर्थ यात्रा होती है। ठीक है,
और वहीं पर अगर बात करें आगे बढ़ करके तो भारतीय मुसलमान जो है वो दो संप्रदाय में बटे हुए हैं। कौन कौन? शिया और सुन्नी। शिया ईरान के बाहर सबसे बड़े समूह में भारत में है। वैसे तो सुन्नी की तुलना में इनकी संख्या कम है। भारत के सुन्नी हनीफी संप्रदाय को मानते हैं। भारत के सुन्नी हनीफी संप्रदाय को मानते हैं, जो मुसलमान कानून के 4 संप्रदायों में से एक है। शियाओं का अपना स्वयं एक संप्रदाय है और ये 12 इमामों में विभाजित हैं, जो 7 इमामों के अनुयायी हैं। सिख, अगर ये हो गई मुसलमान की बात, ठीक है, मुस्लिम की बात हो गई। सिख धर्म के अनुसार सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही इस पंथ का निर्माण किया था। किस पंथ का? सिख धर्म का। सिखों के 5 ककार जैसे कंघा, केस, कच्छा, कृपाण और कड़ा भी इन्होंने ही प्रचलित किए थे। संत गुरु नानक देव को इस पंथ का संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। कितने? 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी हैं, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरिराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, जिसमें एक ही ईश्वर को परम सत्ता माना गया है। ठीक है। बौद्ध धर्म, अब देखिए आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म पहले भारत में पर्याप्त रूप से फैला था, किंतु वैदिक हिंदूवाद, जस्ट मिनट, ओके, बौद्ध धर्म पहले भारत में पर्याप्त रूप से फैला था, किंतु वैदिक हिंदूवाद के बाद यह कुछ स्तरों तक ही सीमित रह गया। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा 5 स्कंधों रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान या चेतना का योग है। यानी कि जो आत्मा है वह 5 स्कंध, जिसमें रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान या चेतना का योग है। और ये 5 स्कंध अनित्य हैं, क्षणिक हैं, सतत परिवर्तनशील हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म क्षणिकवाद पर भी विश्वास करता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म से अभिप्राय जिन द्वारा प्रणीत धर्म से है, यानी कि जैन द्वारा प्रणीत धर्म से है। जिस प्रकार विष्णु के अनुयायी वैष्णव और शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, उसी प्रकार जिन के उपदेशों को मानने वाले जैन और उनके धर्म को जैन धर्म कहा जाता है। जिन का अर्थ होता है जीतने वाला, अर्थात जिसने राग, द्वेष आदि अपने आत्म विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म किसी समय भारत में बहुत फैला था, किंतु आज उसके अनुयायी बहुत कम हैं और दक्षिण राज्यों में रहते हैं। ठीक है। इसके भी 2 प्रमुख विभाग हैं, जैसे दिगंबर निर्वस्त्र और श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारी। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितने से काम चल रहा है उतना पढ़िएगा। अब देखिए जातिगत विविधता की बात करेंगे। जातिगत विविधता, फिर लैंगिक विविधता को समझेंगे। ओके, 2 कॉन्सेप्ट, 2 स्टेटमेंट और बचे हैं। जातिगत विविधता देखिएगा। भारतीय सामाजिक संगठन का मूल आधार जाति व्यवस्था है। आज भारत में कितनी ही जातियां व्याप्त हैं, तो भारतीय सामाजिक संगठन का मूल जो आधार है वो जाति व्यवस्था ही है। मनुष्य के सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं पर गौर करें तो पता चलता है कि जाति व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के साथ एक अनूठी संस्था के रूप में उभरी है। इसने सामाजिक जीवन को समग्र रूप से प्रभावित भी किया है। ठीक है। जैसे प्राचीन वर्ण व्यवस्था से जो है कि जो जाति व्यवस्था ने भारत में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयों को भी उत्पन्न किया है। सामान्य तौर पर जाति के आधार पर प्रमुख विभाजन निम्न प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्राह्मण। पहले बात आती है ब्राह्मण की। विद्वान समुदाय, ब्राह्मण क्या है? विद्वान समुदाय, जिसमें याजक, विद्वान, विधि विशेषज्ञ, मंत्री और राजनयिक शामिल हैं ब्राह्मण में। क्षत्रियों की बात करें, उच्च और निम्न मान्यवर और सरदार आते हैं, जिनमें राजा, उच्च पद के लोग, सैनिक और प्रशासक भी शामिल हैं। वैश्य में कौन आते हैं? व्यापारी और कारीगर समुदाय, जिनमें सौदागर, दुकानदार, व्यापारी और खेत के मालिक शामिल होते हैं। शूद्र सेवक या सेवा प्रदान करने वाली प्रजाति शूद्र कहलाती है। इसमें अधिकतर गैर प्रदूषित कार्यों में लगे सैनिक और कृषक शामिल होते हैं। इससे पहले भारत में एक अतिरिक्त जाति को अहूत के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि इस प्रणाली को हिंदू धर्म के कानून के अनुसार अब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जातिगत विविधता होती थी। ठीक है, जिनमें इनको अलग अलग बेस पे
ये सब इनको रखा गया है। ब्राह्मण में विद्वान समुदाय आता है, क्षत्रिय में उच्च और निम्न मान्यवर यानी सरदार आते हैं, वैश्य में हमारे व्यापारी कारीगर आते हैं, शूद्र में सेवक या सेवा प्रदान करने वाली प्रजाति आती है। लैंगिक विविधता का मतलब क्या है, देखिए डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर। लैंगिक असमानता का अर्थ है नारियों के साथ पुरुषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसा बर्ताव न करना। नारियों के साथ पुरुषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसा बर्ताव न करना, नारियों को हीन समझना, सिर्फ चार दीवारी में रखना, या सिर्फ इतना कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर का काम का चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, तो इस तरीके से ठीक है एक भिन्नता मानना, असमानता समझना, उनको लड़कों के बराबर दर्जा न देना, उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य न समझना कि लड़कियां जो है ऊंचे पदों पर नहीं जा सकती हैं, उनको समान अवसर न देना, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन आदि न देना, ठीक है, उन्हें एक प्रकार से बाहर समझना, पुत्र की उत्पत्ति में प्रसन्नता दिखाना, और अगर बेटी हो जाए तो दुख हो जाता है लोगों को। महिलाओं पुरुषों में भेदभाव के प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं, जैसे कि लड़कियों के स्थान पर लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं और लड़कियों के लिए सीमित व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकल्प होते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, ये व्यवसाय नहीं कर सकती, लड़कियां वो व्यवसाय नहीं कर सकती, जबकि आजकल लड़कियां ऑटो भी चला रही हैं, प्लेन भी उड़ा रही हैं। आधारभूत मानव अधिकारों से वंचित रखा जाना, महिलाओं और लड़कियों से मारपीट करना, दहेज संबंधी मांगे, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात आदि, ये सब क्या है, ये लैंगिक विविधता के अंतर्गत आता है। तो डियर फ्रेंड, यही इतना ही कंटेंट था इस क्लास में, और इससे ज्यादा इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है जो चैप्टर आपका 4 है। और क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से जो हमारी विविधता है, भारत में अनेकता में एकता है, ठीक है, इस कंटेंट को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। और इसके बाद जो चैप्टर 5 रहेगा हमारा, वो रहेगा ये धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।